नंबर लाओ 140 पाओ। सेकंड थर्ड में कोई फायदा नहीं है। चाहिए तो ठीक है, तो बंद करो तुम। ओके नाउ फिश इज एन इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक फूड विच इज रिच इन प्रोटीन। तो पिसीकल्चर क्यों किया जाता है? तो फिश प्रोटीन रिच फूड होता है। तो फिश इज protein rich food, so that is breeding of fish is called, अगर हम pisciculture का मतलब है in pond, sea और any water bodies, हम उसको कहीं भी ब्रीडिंग करें तो उसको कहेंगे पिसीकल्चर। जैसे हमने पीछे भी दिखाया था एक पिसीकल्चर में कि वो दाना डाल रहा था, इसी तरीके से फिश के एग्स भी डाले जा सकते हैं। तो वो बाजार में मिलते हैं एग्स, तो एग से आप जो मर्जी हो हर एक का एग मिल जाएगा, अमेजन पे भी अवेलेबल है। तो दैट इज ग्रोइंग, बात ना करें, ग्रोइंग ऑफ फिश, ठीक है। फिश फिशेस नहीं लिखा जाएगा, जब बहुत तरीके की होंगी तब कहा जाएगा दिस इज ए चार्ट ऑफ फिशेस, अदरवाइज फिश ही बोला जाएगा। फिश मार्केट तो ये नहीं होता, वेजिटेबल मार्केट ये चीज। तो ग्रोइंग ऑफ फिश, ठीक है, या ब्रीडिंग ऑफ फिश, ब्रीडिंग ऑफ फिश, बात ना करें चंदन। इन पॉन्ड, पॉन्ड में कर सकते हो, रिवर्स, रिवर्स में भी हो सकती है। And sea is called pisciculture. तो pisciculture कई तरीके की होती है, मैरीन फिशरी भी होती है, या एक होती है पिशी कैप्चर और दूसरी होती है pisciculture। तो हम दोनों को अलग अलग देखें। That is फिश प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। कुछ लोग कल्चर नहीं कर रहे हैं, ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, रियरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जाके मछली पकड़ ले रहे हैं, तब थोड़ी ना कल्चर माना जाएगा। समुद्र में जाके मछली पकड़ लाए तो ये कौन सा कल्चर है? कल्चर में खाना खिलाना पड़ता है। जैसे तुमने नहीं देखा था कि एग्रीकल्चर, उनको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है। इसी तरीके से तुम लोगों ने और पीछे देखा था पोल्ट्री, पोल्ट्री भी एक तरीके का बर्ड कल्चर है। खाना देने, कल्चर में खाना देना पड़ेगा, उनको शेल्टर देनी पड़ेगी। और ऐसे जाके नदी में पकड़ आए तो उसे फिश कैप्चर कहेंगे, फिश कल्चर नहीं कहेंगे, फिश कैप्चर। और तुमने अपनी लोकल नदी की या उनको चारों तरफ बाउंड्री बना दी नदी में ही, और तब उन्हें कुछ दाना डाल लिया, तब फिर उसे कहेंगे फिश कल्चर। तो अब ये चीज़ फिश कैप्चर भी हो सकती है, दैट इज कैप्चर फिशरी। और दूसरी होती है कल्चर फिशरी, इसमें मछलियां कोई और नहीं ले सकता है। जबकि कैप्चर में जैसे तुम जा रहे हो नाव लेके, दूसरा भी नाव लेके जा रहा है, वो मछली किसकी जाल में फंसती है। लेकिन जो कल्चर है वो तुम्हारी मछली है, तुम जब चाहो तब निकालो ना। तो ये किसी किसी में भी की जा सकती है। इट इज फ्रेश वाटर कैप्चर भी हो सकता है या मैराइन वाटर कैप्चर भी हो सकता है। फ्रेश वाटर और या मैराइन वाटर, समुद्री खारे पानी में भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके की हो सकती है ना। अब देखिए इसके अलावा जहां पर सी वाटर रिवर से मिलता है उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो ब्रैकिश वाटर फिशरी में क्या होगा कि स्लाइटली साल्टी। एक है फ्रेश वाटर और दूसरा क्या है ब्रैकिश वाटर। तो इन सब में अलग अलग मछलियाँ पाई जाती हैं। जैसे अगर हम फ्रेश वाटर में करेंगे तो फ्रेश वाटर में भी कैप्चर होता है, ये रिवर में होगा, तो दैट इज कैप्चर इन रिवर। या लेक में कर लो, लेक जैसे बहुत बड़ी डल लेक है, वो किसी एक की थोड़ी, वो तो सरकारी है, तो लेक बड़ी लेक हो तो उसमें कर लो। और जबकि ये ब्रैकिश वाटर स्लाइटली साल्टी, यानी जहाँ नदी पानी में गिरने वाली है तो वहाँ पानी बिल्कुल खारा नहीं होगा, तो वहाँ टाइप ऑफ फिश भी अलग होगी। तुम क्या सोचते हो, रोहू है मीठे पानी की मछली, तुम उसको सी में डाल दोगे तो जिंदा रह पाएगी? तो वहाँ सभी क्रैब वैब रहते हैं,
ये ऑक्टोपस, ये सब तो खारे पानी के अलग होते हैं, वो सी फूड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सी फूड। और कुछ होता है फिन फिशरी, और कुछ होता है जैसे फिन शेल फिशरी। तो फिन की मछली तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मीठे पानी में मिलेगी, और जो शेल वाली चाहिए जैसे क्रैब है, हार्ड शेल, तो वो सब खारे पानी में। तो अब मान लीजिए फ्रेश वाटर है या ब्रैकिश वाटर है, तो फ्रेश वाटर में आपको कौन सी फिशरी मिलेगी? फिन वाली, फिन फिशरी। समझ में आ गई बात? इसमें सब फिशरी। तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है अरविंद? स्लाइटली सॉल्टी वाटर, स्लाइटली सॉल्टी वाटर, ठीक है। वेयर रिवर मीट्स सी। अब मैराइन वाटर, मैराइन वाटर का किसमें है? दैट इज सी वाटर, ये सॉल्टी होता है। अब देखिए, नाउ अदर इज कल्चर फिशरी और कैप्चर फिशरी, इन दोनों का मतलब समझो कि द फिश इज कॉट फ्रॉम नेचुरल वाटर्स। कैप्चर फिशरी क्या है? कैप्चर फिशरी, फिश इज कॉट फ्रॉम नेचुरल water bodies which does not belong to ये individuals property, उसमें वो किसी की संपत्ति नहीं है। which does not belong to individual property, ऐसी चीज हो गई। सो कैप्चर फिशिंग की जा सकती है। इट कैन बी डन ऑन रिवर और सी, इस कहीं पे भी कर सकते हो। इट कैन बी डन इन रिवर, लेक। तो रिवर और लेक में किया तो ये कैसे वाटर है? फ्रेश वाटर, दैट इज। या फ्रेश वाटर ना बोलना चाहो तो इनलैंड वाटर, क्योंकि वो तुम्हारे अपने देश के अंदर होंगे, तो इनलैंड वाटर। और क्या कर सकते हो? ठीक है। और फिर ये तो कैप्चर फिशरी है। क्या तुम सी में भी जाके कैप्चर करते हो? बहुत सारे हैं, वहाँ श्रीलंका पकड़ लेता है, कभी पाकिस्तान पकड़ लेता है, तो बहुत सारे फिशरमैन हैं। और इन सॉल्टी वाटर, तो सॉल्टी वाटर कहाँ कहाँ होगा? दैट इज इन ब्रैकिश वाटर। और दूसरा क्या है? सी वाटर, ठीक है। तो दिस इज, इन सब चीज को क्या कहेंगे? दैट इज कैप्चर फिशरी है। सो वेरियस इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर दिस। नेट यूज किया जाएगा और कई चीजें यूज की जाएंगी। अदर इज कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी क्या है? That it is cultivating, rearing, breeding, harvesting. It is breeding, breed करना, फिर उसको क्या करना? feeding and rearing, ठीक है। taking care of fish in own water body, या वाटर बॉडी पॉन्ड भी हो सकता है, या फिश टैंक। बहुत बड़ा तुम्हारे पास पॉन्ड नहीं, कम से कम एक फिश टैंक नहीं, टैंक बना के करो, फिश टैंक। कुछ लोग तो एक्वेरियम रख लेते हैं। मान लीजिए नहीं है, 2 ही 4 मछली उसमें तैरा रहे हैं, फिर मछली निकाल के चाट के उसी में डाल दी। भाई मन है खाने का, लेकिन 2 ही 4 मछली, तो थोड़ा बहुत खाया, महक लेके फिर डाल दी। अपना ही एक्वेरियम है, और फिर खरीदना हो तो बाहर से। तो दिस इज फिश टैंक, इसको कहेंगे कल्चर फिशरी। तो आपने कल्चर किया, इसी को पिसीकल्चर भी कहेंगे, या इसी को फिश फार्मिंग भी कहेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज पिसीकल्चर और फिश फार्मिंग। दिस इज ऑल्सो
known as pisciculture और फिश फार्मिंग। पीसेस का मतलब है जो वाटर बॉडी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को पीसेस, वो पूरा पीसेस है, लिखा है ना पीसेस, तो वो जो रहता है ये इनका फाइलम ही। अब देखिए फिन फिशरी और सेल्फ फिशरी क्या है। अगर फिन वाली मछली पकड़ते हो तो फिशरी में भी फिन फिशरी और सेल्फ फिशरी ना। अब कल्चर फिशिंग कैन बी, जो भी चीज हो सकती है, जो भी आप कर रहे हैं ग्रोइंग, ये चूंकि पानी में कल्चर कर रहे हो, सो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वा कल्चर। जो पानी में किया जाए तो एक्वा कल्चर। दो चीजें होती हैं, द रियरिंग ऑफ समथिंग इन वाटर इज कॉल्ड एक्वा कल्चर एंड रियरिंग ऑफ समथिंग इन सॉइल इज कॉल्ड। तो कल्चर दो तरीके का होता है, एक एग्रीकल्चर और दूसरा एक्वा कल्चर। सो एक्वा कल्चर और एग्रीकल्चर में अंतर देखो। एग्री का मतलब सॉइल होता है, तो ग्रोइंग समथिंग इन सॉइल, इन सॉइल, और एक्वा का मतलब वाटर होता है। एंड एक्वा कल्चर ग्रोइंग समथिंग, तुम क्या लिखे हैं? ग्रोइंग समथिंग बताती नहीं हो देविका। ग्रोइंग समथिंग इन वाटर, तो वाटर में जो भी चीज आ जाएगी ऐसा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए नाउ एक क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है, कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी में डिफरेंस। तो हम डिफरेंस भी देख लें, वैसे लिख तो लिया है बट एक डिफरेंस की तरह देखें। नाउ देखिए फिन फिशरी क्या होता है। सो इसका मतलब है कैप्चर मैनेजमेंट, यानी कैप्चरिंग ऑफ कैप्चरिंग या कल्चरिंग, कुछ भी करो आप, पकड़ के लाओ या कल्चर, कल्चरिंग ऑफ। ये जो हमारे पास फिन वाली फिश है और उधर वो देख लो, दैट इज नीचे मोलस्का है, तुमको कल दिखाए थे कि नहीं, यूनियो, पाइला, ये सारे, इनके ऊपर क्या होते हैं, दैट इज ये सब ऑक्टोपस भी दिखाया था, इनके ऊपर हार्ड शेल, ये देखो इन सब के ऊपर क्या है, ये शेल वाली, इसको कहते हैं शेल फिशरी। ये देखो ये तो ऊपर सब में सेल दिख रही है, तो ये सब सेल फिशरी है। तो इसमें भी देखो यूनिया, पाइला सब में है, तो दैट इज सेल फिशरी देख लो। और जैसे इन्हीं के अंदर से जो शेल वाली होती हैं तो मोती भी निकलता है, ये देखो, तो ये सब शेल फिशरी हैं। हम भी कायल लाना गए थे तो थोड़ी सारी पकड़ के ले आए, ये सब, तो इन्हीं में मोती आ जाएंगे। तो ऐसे होते हैं, अभी आजकल खूब वहाँ मिल जाएंगे ऐसे, ये खुल जाती हैं, कुछ खुली भी हैं, ये देखो, इसको देखो, इसके अंदर का क्या है कि हमने वो हटा दिया था, बहुत सारा इनका पल्प था, लेकिन फिर भी स्मेल करोगे तो उसकी स्मेल आ जाएगी इसके। पल्प को उसको हटा दिया, इसमें है ना, इसमें विद पल्प है, वो देखो दूसरी तरफ इसके अंदर फिर मोती ही निकलेगा, ये देखो
तो इस तरीके से है, दैट इज ये इसके अंदर। तो ये शेल है, इसके अंदर हो जाता है, बोलोगे तो थोड़ा फोड़ना, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसे सेल्स होंगे, कैल्शियम रहेगा, फिर उसी से मोती बन जाएगा। समझ में आ गई? ये शेल फिशरी, ऐसा शेल रहता है। ओके, तो यही चीज है, इसके अंदर वो शेल है। आप देखो थोड़ा फ्लश भी है, लोग उसी को खा भी लेते हैं। हाँ ठीक है, इधर रख देना। अब देखो फिन फिशरी, कैप्चरिंग, इन दोनों में फर्क क्या है नोएल? तुमने फिन वाली मछली भी कल देख ली, वो रोहू कटला ये सब देखी थी कि नहीं? वहां रखी थी, रोहू दिखाई थी। तो उन दोनों में क्या फर्क है बताओ? हाँ, व्हाट इज डिफरेंस? ज्यादा ही गाना नहीं, उसका मटेरियल नीचे गिर रहा है। हाँ बोलो। फिन फिशरी और वो शेल फिशरी में क्या अंतर है विषय? जो बोलो, फिन फिशरी में बोन्स होती हैं, उसके अंदर ये बैक बोन है। तो फिन फिशरी वाली कौन सी है? ये देख लो, ये जैसे रोहू, ये रोहू है तो इसमें फिन है क्या? ये क्या है इसकी? और ये दैट इज फिन फिशरी में इसका यहाँ एक बैक बोन होगा, और ये सब ऐसे दिखेगी। जब तुम इसको खोलोगे तो ऐसा दिखेगी कि नहीं? तो इट हैज बोन, जबकि इन सब में बोन होगी क्या अंदर? कुछ नहीं होगी। तो कैप्चरिंग ऑफ बोनी फिश, इसमें जो फिन फिशरी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें जो इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस कौन कौन सी है? इसमें स्मेल करो ना, देख लो इसमें लोकल क्या है? लोकल के 3 नाम बताइए चंदन। लोकल के हाँ, हिल्सा, कटला, मृगाल। रोहू बुक में बना इसलिए उसी से देख के बताओ। कटला, मृगाल, सिल्वर क्रैब वो है एक्सोटिक। जब जैसा पूछा जाए तो मृगाल हो गया, कटला हो गया, ठीक है, हिल्सा भी हो गया। अब बताओ इसमें एक्सोटिक? सिल्वर क्रैब, कार्प, कार्प बोलिए ना, क्रैब बोल रहे हैं। ग्रास कार्प, ग्रास कार्प, एंड दैट इज कॉमन कार्प। तो ये फिन है, तो ये फिन फिशरी कहलाई। और अगर मान लीजिए इस तरीके से जो शेल में रहती है, आपने देखा अभी, तो वो कौन सी कहलाएगी? उसके अंदर मोती रहेगा, तो शेल फिशरी। तो ना ये देखिए, आपको मैं इसका वीडियो दिखा दूं जिससे आपको पता चल सके। हाँ, हाँ, वो ज्यादा हिलाओ नहीं उसको। कितना आ रहा है? अब ये दिखाते हैं। ज्यादा उसको उल्टा कर देने से फिर क्या है कि फॉर्मली सोल्यूशन हाथ में लग जाता है। एक सुन लिया, चलो। रिमूविंग पर्ल फ्रॉम शेल, देखो कैसे निकाल जाता है। अभी तुमको दिखाया, अभी मोती निकलता हुआ देखो कि ये, हाँ ये देखिए,
ये सब मोती टेढ़े मेढ़े होते, यही है तुमने अभी जो देखा है। अभी कैसे इसको खोल रहा है, देखो इसमें मीट निकला, मीट हटा दिया। मोती तो हम यहाँ नहीं आपको दिखाएंगे, उसको हमने निकाल के रख लिया है। मोती तो महंगे होते हैं ना, एक एक मोती 700 रुपये बेचेंगे क्यों? ये तो आपने समझा। तो ये देखो, ये यही है ऐसे, ये सब मोतियां अलग अलग कलर के निकाल रहे हैं। तो फिर बहुत कलर के और बहुत महंगे महंगे भी बड़े बड़े भी होते हैं। देखो कैसे खोल लिया चाकू से, अब मीट इसका हाथ से निकाल लेगा, वो चाहे घर में खाए। ये देखा आपने, ये मोती निकाल लिया। तो अलग अलग कलर के भी हैं, ये इतने उठा के ले आए। Sometimes I am. I don't think I leave you. Sometimes I do. ये इसके अंदर मोती अब निकालना, ये देखो अभी इस कलर का निकलना है। I'm not angry anymore. इस तरीके से ये देखो जमीन से निकाल रहा है। ये कितने बड़े बड़े भी हैं। ये देखो कितने सारे, एक दो नहीं, तो एक ही बार में अमीर बन गया। ये छोटी छोटी मछलियां, वो कीचड़ में जाके बस उठाना पड़ता है। हाँ ऐसे ही मिल जाते हैं वहाँ। अब इसको खोल के वो देखेगा। दोस्तों ये मेरे पास नींबू है, लेमन, ये पानी, ये तो लेमन दिखा रहा है। तो ये देखो, ये तो तुमने देखी होगी इतनी बड़ी, सोचो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये देखो कितनी बड़ी है। ये एक बार देख लो फिर आगे बढ़ जाए। ये कितना बड़ा है। यही ये पानी में किनारे सब है, तो ये जा जाके उठा उठा के डाल दे। इसको बहुत बड़ा मिलेगा। ये तो छोटे छोटे हैं। ये देखो, ये ऐसे खोल के नहीं, एक बहुत बड़ा दिखाया था। है? नकली नहीं है, होते हैं बड़े बड़े। सी में क्या है, ये देखो। नहीं ये तो मिल जाते हैं, तुम जाओगे कायनाना में ऐसे ही मिल जाएंगे। इस समय बहुत अच्छा मौका है, और कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो, कई तरीके के फल है, बस काटो पता करो। वो तो बस मोतियां हैं जैसा, इसके अंदर और कुछ भी मिल गया। जहाँ तक नकली है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि क्या इस तरीके का मिल सकता है। चलो, तो आपने ये देख लिया ना, इसको पर्ल फिश कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा एक फिन फिशरी और दूसरा क्या है, ये सब शेल है, शेल फिशरी। शेल हमने 3 तुम्हारे सामने दिखा दिए। देखो शेल फिशरी, हाँ दैट इज शेल फिशरी। सो दीज हैव एक्सटर्नल, इसमें बाहर कैल्सीरस सेल होते हैं। एक्सटर्नल कैल्शियम जानते हो ना, तो उसी को कैल्सीरस बोला जाता है। कैल्सीरस शेल, ये चीज होता है। तो और अंदर फ्लैश होता है उसके अंदर कवर। इसमें
These are marine types. मेनली क्या होंगी? Marine types. Marine types. अब marine types में देखो क्रैब आ गया, क्रैब, और ये देखा है झींगा मछली, प्रॉन। लास्ट वाली है रेड कलर की झींगा, भी दिखा देंगे, उसमें बहुत सारे निकले रहते हैं नहीं, PRAWN, प्रॉन, और स्टार फिश, ये सब भी होते हैं। तो दैट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। इसको झींगा कहेंगे। देखो झींगा ऐसे जानते होगे आप, ये केकड़ा, केकड़ा भी देखा होगा चलते हुए, क्रैब तो देखा होगा ना। चलिए, सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी कहाँ होती है? ऑब्टेनिंग of fishes from natural water ठीक body. है, फिश फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडी, Rearing of fish from own water body. ठीक है, और ऑब्टेनिंग फिश बाय फिश फार्मिंग, ऑब्टेनिंग फिश बाय, इसी को फिश फार्मिंग भी कहते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग नहीं होती, तो फार्मिंग से निकाला, फार्मिंग में ये सब सिस्टम आ जाएगा। नो सीड्स ऑफ फिश इज रिक्वायर्ड। इसमें सीड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें सीड डालना पड़ा, जैसी मछली चाहिए अपने पॉन्ड में, या अपना जो तुमने टैंक बना रखा है, जैसे तुम अगर हिल्सा का डालोगे तो हिल्सा मिलेगी, कटला डालोगे कटला मिलेगा, तुम्हें जो बेचना है। तो नो सीड्स, सीड बोला जाता है, वैसे आप कहेंगे उसको एग बोलना चाहिए, लेकिन फिश के अंडे को सीड ही कहते हैं। नो सीड्स ऑफ फिश, आप कहेंगे बीज तो पौधों का होता है, फिश का कोई सीड होता है बोला, लेकिन फिश सीड करके ही मिलता है। और फिश इज रिक्वायर्ड, बस जाओ और पकड़ लो। और इसमें क्या होगा, जो फिश सीड is required and nutrition is given, nutrition is given, उसकी फार्मिंग की जाएगी। and no nutrition is given, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं, बस जाल का खर्चा है। अच्छा, इसमें ये कैप्चर फिशरी तुम इनलैंड वाटर में भी कर सकते हो और साथ में सी वाटर में भी कर सकते हो। दैट इज मैरीन वाटर। इट मे बी डन इन इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर सेंटेंस कंप्लीट करिए चंदन। It may be inland water as well as in seas or outland water. बताते नहीं, आप बताओ। और marine water. क्योंकि वो सुनते नहीं है ना, इस यही तो नौबत है, तभी 63 नंबर क्यों आ रहा है, 80 वाले का 63 क्यों आ रहा है, 17 नंबर मैथ में गलत हो रहा है। एंड मैरीन वाटर, सो ये किसमें, ये इनलैंड वाटर में होता है। इट इज डन इन इनलैंड वाटर और ब्रैकिश वाटर। जहां पर समझो रिवर नदी में मिली तो मछली पानी में भाग नहीं जाएगी सी में, क्योंकि अरे भागो वापस, भाग जा नहीं पाएगी, वही इकट्ठी होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी। वो सबसे अच्छा उत्तम स्थान है ब्रैकिश वाटर, क्योंकि वो सी में जाएगी तो मर जाएगी ना, तो वो वहीं इकट्ठी होती रहेंगी, वहीं इकट्ठी होती कहेंगी हमें आगे नहीं जाना है, तो वहां जाके पकड़ लो, नहीं है जाना हमको। समझ यही बात की नहीं, क्योंकि वाटर आगे साल्टी हो जाएगा। तो ब्रैकिश वाटर में तुम वहां पर एक जाल बना के रखो, बस जाल बना के कुछ अपना सिस्टम बना लो, पकड़ते रहो। तो एंड ब्रैकिश वाटर, लेकिन फिर तुम्हें वहां पर कुछ अपना अपना लोग कैप्चर करके रख लेते हैं, वही मछलियां गिरती रहती, इकट्ठी होती रहती।
नेक्स्ट इज, ये तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आगे देखिए कि मैरीन फिशरी हमने आपको बता दी है। मैरीन फिशरी में आपके में कौन कौन सी है? झींगा देखो दिखाई गई है, प्रॉन, और दूसरी कौन सी है? रोजन, पर्जिल भी है। तो आप ये देख लें झींगा मछली का टाइप, तो मछली आपको जाननी चाहिए। तो ये that is देखो ये झींगा मछली। तो ये कितनी सारी मछली हैं देखो। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं झींगा मछली है। जी हाँ, इसे झींगा मछली बोला जाता है। और यह मछली सूखने के बाद छत पे सुखाया गया है, देखिए धूप पे सुखाया गया है। और यह मछली सूखने के बाद बहुत, हम झींगा मछली को तेल में फ्राई करने वाले हैं। गर्म होने के बाद तेल में झींगा मछली को डाल कर तब तक फ्राई करेंगे जब तक वह लाल ना हो जाए। देखिए मेरा, देखो अब ये है झींगा मछली, ये ऐसे दिखती है, देख रहे हो? हाँ तो देखो इसमें भी तो है लास्ट वाला, करो वही चीज है। हिल्सा मछली अगर बादल होंगे तो पानी में चढ़ जाती, बरसती बारिश में बादल में चली जाती। हिल्सा उल्टा चली जाएगी और कहीं जाकर भी, और बादल जहाँ जाएंगे उसके साथ जाएगी और फिर वहां बारिश जाएगी। देखो दैट इज ये रेन ऑफ फिश। कोई बात नहीं, ये देखो We'll probably ask, how is it possible for fish to fall from the sky? It's actually quite simple and eat fish from the surface of the water to this. Another fish rain occurred in Australia in March 2000. Australia is a continent that many of you want to run away or observe near Goulburn. Happening is, it makes of course, this is not blood, it's just served in 2001, was colored by algae spores. They reached Killude erupted. Vern was successful, but the current. Some claim that this from the sky is just a creed, has nothing to do with nature. It's actually man-made. What you see is the destruction of the world's first automated transfer vehicle named Jules Verne. The launch took place on March 9, 2000. तो मछली You may have seen the videos about fishes falling from the sky, which is normally called the fish ray. But do you know why it occurs? Well, actually, strong weather conditions like storms and tornadoes उसी can में वो slow ऊपर it. चली गई do जो fish मछलियां actually उठा रहे fall from the sky? There have been numerous cases of fish falling from sky. तो ये तुमने देख लिया ना, मछलियां आसमान से बरस रही हैं, बहुत ज्यादा ही बरस रही है। देखो है, जिंदा जिंदा है, समझ में आई? तो हिल्सा मछली है, याद रखना, हिल्सा चली जाती है ऊपर और आ जाती है, ठीक है? झींगा समझ में आ गया? अब क्रैब देखो, ये देखिए क्रैब, केकड़े को देख लीजिए। तो ये केकड़ा पकड़ लिया इन्होंने, ये इतना बड़ा केकड़ा पकड़ लेंगे, देखो काट लेगा तो बिल्कुल काट ही लेगा हाथ में, बहुत ध्यान से पकड़ना। हाथ पकड़ लिया, holy, look at the size of this thing. That is a giant mud crab. They're the craziest, unlikely spawn. Let's try some. ये केकड़े को खाना डाला जा रहा है, अभी क्रैब आ जाएगा। ये देखो, कितने सारे क्रैब आ गए, ये समझ में आ गया? चलो, तो अभी हम लोगों ने देख लिया, क्रैब देख लिया और साथ में झींगा देख लिया, झींगा कैसे होता है। सो है ना, झींगा मछली तो देख ली, फिन फिश, फिन वाली तो आप लोगों ने देखी होगी। ओके,
अब हम देखेंगे कंपोजिट फिश फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपोजिट फिश फार्मिंग क्या होगा कि मान लीजिए तुमने मछलियां डाल दी, तो मछलियां तुमने अगर सब रोहू डाल दी तो उससे क्या होगा बताओ। तो जैसे तुमको मालूम है कैरम, कैरम का मतलब क्या है कि कटला और रोहू और मृगाल। तो तुम्हारे पास अगर फिश पॉन्ड है तो उसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग कुछ सरफेस पे रहती हैं, कुछ मिड ऑफ द वाटर रहती हैं और कुछ सबसे नीचे रहती हैं। तो मृगाल सबसे नीचे रहेगी और बीच में कौन रहेगी? रोहू रहेगी। और कौन सी रहेंगी? रोहू रहेंगी। और कॉमन कार्प्स भी नीचे रहती हैं जो कि एक्सोटिक है। और ऊपर सबसे कौन रहेगी? कटला। तो ऐसे में वे लोग आपस में स्पेस के लिए और साथ में न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे को मारेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे और पूरा तुम्हारा ऊपर से नीचे तक पॉन्ड भरा रहेगा। इसको कहते हैं कंपोजिट फिश फार्मिंग। यानी तुम्हें ऐसे ऐसे डालने चाहिए सीड जो कुछ ऊपर भी रहे। ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर वाले ने पूरा पॉन्ड खाली है तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो इस तरीके से, और ये अलग अलग खाना भी खाती है तो फूड का भी कोई सिस्टम नहीं कि ऊपर ऊपर खा रहे हैं। तो तुम मिक्स डाल दो, तो जो रोहू खाती है वो मृगाल नहीं खाती, जो मृगाल खाती है वो कटला नहीं खाती है। तो फिर सबको अपना अपना भोजन मिल जाएगा कि नहीं। सो इस तरीके से व्हाट डज इट मीन बाय कंपोजिट फिश फार्मिंग। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे होता था कि हम लोग इंटर क्रॉपिंग करते थे, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते थे। तो मिला जुला के जैसे खेती नहीं करना होता है वैसे फिश में भी कर सकते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं? कंपोजिट फिश फार्मिंग। और कभी कभी तुमने ये भी देखा होगा कि राइस के खेतों में भी मछलियां डाल दी जाती। देखा है कि नहीं बंगाल में? कि नहीं देखा? तो ऐसा खूब होता है बंगाल में। तो यही होता है क्योंकि उसमें पानी भरा रहेगा और पानी भरा रहेगा तो उसमें उन्होंने मछली का सीड डाल दिए। जब तक राइस बड़ा हुआ तब तक मछलियां डाल ली। तो उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट फिश फार्मिंग। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है। नाउ कंपोजिट फिश। तो ये फिश वाला जो राइस के केस में आपने कहा कि ये राइस हर जगह बंगाल में, पूरे बंगाल में ये फेमस। ये देखो ये कंपोजिट फिश फार्मिंग इन राइस फील्ड। ये देख लो। तो राइस के खेत में अब मछलियां भी डाल दी और साथ में मछलियां निकल दी। क्रैब, केकड़े उगा दिए। ये देखो, इसी में केकड़े डाल दिए तो अपना केकड़े भी उग रहे हैं। ये देखो राइस का खेत है, इससे मछलियां भी हैं। देख रहे हैं? मछलियाँ वो क्रॉप्स तो आम नहीं करती हैं? जो मछलियाँ वो क्रॉप्स तो आम नहीं करती। आम नहीं करें। ये फिश और इंडोनेशिया प्रॉफिट कमाएगा। दोनों का प्रॉफिट कमाएगा। ये चीज होती है कंपोजिट राइस फिश कल्चर। लिखा क्या है अभी आपने देखा था नहीं? राइस फिश कल्चर भी होता है। ये बंगाल में खूब इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो इसमें देखो फसल भी काट रहा है और दोनों काम कर रहा है और साथ में ये भी है। तो ये चीज कॉमन मेथड है राइस फिश फार्मिंग। देख रहे हैं आप? तो ये कैसे मछलियां भी रेस लगा रही हैं। उसी में चावल भी लो, एक मछली लो, खा लो मिला जुला। भाई चावल का खेत है और मछली की मछली, तुमको बाहर से कुछ लेना ही नहीं। चलो, सो व्हाट डज इट मीन बाय कंपोजिट फिश फार्मिंग? लेट अस सी। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है फिश फार्मिंग में से। नाउ फिश प्रोडक्शन बाय कल्चरिंग ए सिंगल स्पीसीज इन ए पॉन्ड इज कॉल्ड मोनोकल्चर। अगर तुम सिर्फ एक फिश को करोगे पॉन्ड में तो उसे मोनोकल्चर, और अगर बहुत सारी मछलियां एक ही में डाल दी तो उसको कहेंगे कंपोजिट फिश फार्मिंग। तो एक डाल रहे हो तो मोनोकल्चर। सो दैट इज फिश प्रोडक्शन बाय यूजिंग या कल्चरिंग सीड of one kind of fish is called composite। ये सॉरी इसे क्या कहेंगे दिव्या?
मोनोकल्चर। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ कि दिस इंक्रीजेस द फिश कल्चर, अगर तुम एक ही करोगे तो तुम्हारी महंगा पड़ेगा कि नहीं, पॉन्ड बहुत पॉन्ड लगेगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ different varieties of fish selected in such a way, ये है मेन डेफिनेशन इसकी कंपोजिट फिश फार्मिंग की, selected in such a way that they are reared in different water zones, वो अलग अलग वाटर जोन में रहे। some are surface feeders, some are middle zone feeders and some are bottom feeders, then such kind of fishery is known as composite fish farming. It is economical and sustainable। ठीक है कि नहीं। अगर ऊपर की कुछ मछलियां नीचे भी चली गई तो हो सकता है उनका ऑर्गेनिक मैटर दूसरे कंज्यूम कर ले, so that they are reared at different water zones, then they do not compete, वो प्रतिस्पर्धा नहीं करती for space and nutrition, वो स्पेस और न्यूट्रिशन के लिए किसी चीज में उनमें वो नहीं होगी, and nutrition। For example, the katla is surface feeder, caram, that is rohu, रोहू लिखो, ज्यादा नहीं है, रोहू is middle zone feeder, while mrigal and common carp are, ठीक है, बॉटम लिखा है उसमें, बॉटम फीडर्स, bottom feeders. If these varieties are reared in a single pond, then it is called composite farming. Then it is an example of composite farming. If these varieties are reared in single farm लिख लें या सिंगल पॉन्ड, then it is a kind of composite farming। अब देखो, sometimes fish are also reared in rice or paddy field, धान के खेतों में भी reared जाते हैं। sometimes fish के साथ grown भी लिख सकते हो, sometimes fish are grown, फसल माना जाता है इसमें, with along with या in paddy fields, paddy धान को कहते हैं, in paddy fields, then this is also composite fish culture। तो बुक में यहाँ लिखा है, ये चीज पढ़ लेना, ये है इसके ठीक ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में, 4 नंबर पे क्वेश्चन आता है, ये और ये, यही दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है। Now, then paddy field, then it is example of composite fish farming। Now one problem with such composite fish farming is that fish breed only during monsoon, even if fish seed is collected from the wild।
इट कैन बी मिक्स्ड। तो एज ए मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये समझ लीजिए, तुम सोचोगे कि हमने जो फिश की है तो वो ब्रीड करेंगे तो उनका सीड फिर से कलेक्ट कर लें, लेकिन सभी के लार्वा और सबके सीड ऊपर ही तैरते रहेंगे। तो कटला के भी ऊपर तैरेंगे, मृगाल के भी तैरेंगे, रोहू के भी तैरेंगे। ये जब बड़े हो जाएंगे तब नीचे जाएंगे। तो तुम सोचोगे अगर मैं इसको कलेक्ट कर दूं तो सबके बीज मिल जाएंगे, फिर तुम उससे फिर से रोहू नहीं उगा सकते हो। जिसने कंपोजिट फिश फार्मिंग की वो फिर हमेशा कंपोजिट ही कर पाएगा। अगर उसको रोहू उगानी है या रोहू की कल्चर करनी तो बाजार से खरीद के लाया अलग से, क्योंकि मिक्स हो गए ना सबके लार्वा और सब एक ही मानसून में ही तो एक ही समय करते हैं कल्चर। तो ये आगे लिखा है उसी फिगर के ठीक नीचे की ये प्रॉब्लम बुक में ही तुम्हारे पास। अच्छा चलो, नाउ दैट इज, हम इसको करने के लिए इन्होंने कहा है हार्मोनल स्टिमुलेशन कर सकते हैं, स्टिमुलेशन। हम ऐसा हार्मोन डालें पानी में कि एक समय सिर्फ रोहू आ जाए, फिर दूसरा ऐसा हार्मोन डालें कि मृगाल आ जाए, तो अलग अलग टाइम पे। तो व्हाट इज हार्मोनल स्टिमुलेशन बुक में लिखा है, इफ वी ब्रीड, ठीक है, इफ वी टेंड देम टू ब्रीड एट डिफरेंट टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, हार्मोनल स्टिमुलेशन। हार्मोन डाल के उनमें इस तरीके के, जैसे हम लोगों में प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, वैसे उनमें भी हम हार्मोनल स्टिमुलेशन कर दें तो अगले अपने अपने टाइम पे ब्रीडिंग करेंगी। और अलग अलग जो रोहू का डाल दें, मृगाल का डाल दें, कटला का डाल दें, तो फिर तुम्हें मिल जाए। अगला देखिए, हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस का नाम क्या था? हार्मोनल स्टिमुलेशन। सो व्हाट इज हार्मोनल स्टिमुलेशन? सो इन कंपोजिट फिश फार्मिंग, कॉस्ट ऑफ रियरिंग इज लेस, मतलब इसके फायदे भी हैं। मेरिट्स क्या हैं? कॉस्ट ऑफ रियरिंग इज लेस, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि एक ये भी चीज कही जा सकती है कि दैट इज, इट इज इकोनॉमिकल एंड बेनिफिशियल टू फिश फार्मर्स। फार्मर्स, तो इस तरीके से हो सकता है। मैनी वैरायटीज आर रियर्ड इन ए सिंगल प्लेस, जो लेने आ रहा है उसे सब कुछ यही मिल जाएगा। फाउंड इन सिंगल प्लेस। Whatever is the excreta of one kind is used, organic matter released by one kind is utilized by other kind. Organic matter जो भी है released by one kind of fish is utilized by other kind, ठीक है। No additional cost is required if we breed them in rice paddy field. No additional cost is required if we rear them in paddy field. अब इसकी डीमेरिट्स लिखो। That is, in composite fish culture, all variety of fish, ठीक है, lay their eggs in monsoon only, so we get the mixed eggs which cannot be separated. So demerits, that is pros and cons, पक्ष और विपक्ष। तो इसके पक्ष में कुछ प्रस्ताव रखिए और विपक्ष में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब देखो, दीज आर ड्रॉबैक्स। तो इसमें क्या है कि ऑल काइंड ऑफ फिश ले देयर एग्स
ड्यूरिंग मॉनसून विच फ्लोट ऑन वाटर, जो क्या होंगे वाटर सरफेस, फ्लोट करेंगे ऑन वाटर सरफेस. So mixed seeds, we get the seeds of mixed variety which cannot be separated. एक ही डिमेरिट है. लेकिन उसको भी हमने क्या बताया अभी, अब देखो चंदन से पूछेंगे, देखो अगर ये लिसनर है तो बता देंगे, बोलो. ये हार्मोनल इंसुलेशन की वजह से. अरे ये सुनते नहीं. ये स्टिमुलेशन. ज्यादा अच्छा लिसनिंग है, इनमें लिसनिंग की पावर है. तो दैट इज सो वी get mixed variety of seed of seeds which cannot be separated. However, this problem can be overcome by hormonal stimulation. इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? This problem can be overcome. देखो पैसिव वॉइस है, ओवरकम केम कम, तो कम भी नहीं लिखा जाए, ओवरकम बाई, ये थर्ड फॉर्म है, बाई हार्मोनल स्टिमुलेशन. So such stimulators are given for one kind variety, सबके अलग अलग हार्मोन है. So they lay eggs at different period. Then they lay eggs at different period. नेक्स्ट देखिए बी कीपिंग. अगला एक और क्वेश्चन है, हाउ आर फिश ऑब्टेन. अब इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन. तो देविका ये मुझे बताओ कि अगर हम कंपोजिट फिश फार्मिंग करेंगे तो सरफेस में कौन सी मछली रहेगी? कटला. बेकार और कॉमन. रुक जाओ, एक से पूछ रहे हैं तो पता तो चले, नहीं तो मालूम नहीं चल पाएगा. हाँ, सरफेस पे कौन सी रहेगी? मिडिल में और नीचे और हाँ, कुमकुम हार्मोनल स्टिमुलेशन से क्या होगा? अस्मिता, निशिता, बताइए. टिशू, मयंक. हाँ, अलग अलग टाइम टेप देंगे तो हम कलेक्ट कर लेंगे ना. So fish are obtained either by culture fishery or capture fishery. दो तरीके से पा सकते हैं, कल्चर फिशरी एंड कैप्चर फिशरी. सर वो कैनॉट भी क्या लिखा है? सेपरेटेड. कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिनको विलगित नहीं किया जा सकता या पृथक नहीं किया जा सकता. अब देखिए there are two methods of obtaining fish.
One is capture fishing. One is capture fishing. Fish are captured. Captured किया, ठीक है? From natural water resource. From दैट इज लेक हो सकता है, पॉन्ड भी अगर गांव का है तो चले जाओ वहां से निकाल लाओ, पॉन्ड, रिवर और सी, मैराइन वाटर। ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लीजिए ऐसा कर दें तो लेक वाटर, ये फ्रेश वाटर कैप्चर फिशरी है, और दूसरा मैराइन वाटर भी हो सकता है, एंड ब्रैकिश वाटर, तो जैसा आप करना चाहें। इसके अलावा कई लोग डीप सी फिशिंग भी करते हैं, और दूसरा है कल्चर फार्मिंग। अदर इज कल्चर फिशिंग, इसको पिसी कल्चर भी कहेंगे या फिश फार्मिंग भी कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसी को एक्वा कल्चर भी कहेंगे। इन दिस आप so in this breeding, feeding and caring of fish is done on own tank या पॉन्ड, तुम्हारे पास खुद का पॉन्ड हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, तो एडवांटेज लिख लोगे आप, ये सब है, और थोड़ा कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में लिख भी देना कि होता क्या है। अगर एडवांटेज पूछे तो लिख देना, उसके नंबर होते हैं, सिर्फ एडवांटेज नहीं लिखना, एडवांटेज से पता नहीं चलता है, थोड़ा सा लिख देना, जैसे कटला, ये वर्ड जरूर डाल देना कि हम अलग अलग करेंगे। दे विल नॉट कम्पीट फॉर फूड एंड स्पेस, ऐसा लिखना होगा। अगला देखें, एपीकल्चर या बी कीपिंग, तो बी कीपिंग मधुमक्खी पालन या शहद उद्योग, एपी कल्चर, ठीक है। एपिकस हमने क्या बताया था, तो इट इज मधुमक्खी को कहते हैं, बी को, और इसमें एक रानी मक्खी होती है, बाकी सब वर्कर भी होती हैं। रानी मक्खी सिर्फ अंडे देती है, वर्कर भी को दिन रात जाके शहद लाना पड़ता है, वो श्रमिक मक्खी होती है। दैट इज एपीकल्चर, सो दैट इज एपिकस का क्या है, बी। अब ये देख लीजिए कि एपीकल्चर किस तरीके से होगा। टाइम लैप्स एपीकल्चर, तो ये देखिए, Here is a bee egg as it hatches into a larva. ये देखिए, ये एक है, हमने आपको दिखाया था। Those newly hatched larvae ये swim larva around इनका। their cells, feeding on the liquid food that nurse bees secrete for them. और धीरे-धीरे Then their head and their legs start to उसी differentiate जो as they छोटे-छोटे transform हेक्सागोनल है ना, into उसी pupae. में लार्वा भी आएंगे। Here's that same pupation process seen from above with varroa mites running around in the अब ये cell. बी बन जाएगी, देखो। Next, the tissue reorganizes in their body and the pigment slowly develops in their eyes. In the last step, their skin shrivels up and they sprout hair.
फॉर्मेशन ऑफ बी। अब टू बी, अब ये देखिए The queen has only one job too, but it's the most important of all. एक क्वीन होगी तो क्वीन को अलग से पहचाना She जा must सकता lay है। the eggs for the next generation of workers, drones, and even her own replacement. अब ये फ्यूमिंग, ये मतलब फ्यूमिंगेशन हो रहा है। इस धुएं से क्या होगा, ये भाग जाएंगे, अभी ये सारा शायद निकाल लेगा। कोई भी चीज जला के धुएं से भगा दिया जाता है। अब ये But he comes with an ulterior motive. ठीक है, बाकी तो हमने दिखा दिया था, these are B। ये देखिए आप, वैसे ये बहुत स्टिंगी होती हैं, लेकिन पर्सन सराउंडेड बाय बी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मक्खियों को प्यार करते हैं और ये जानती भी हैं कि मान लो बी लविंग पर्सन, ये देखो, तो मधुमक्खी घेरे रहेंगी, ऐसा भी आदमी होगा, बट इसमें दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी बॉडी में मक्खियां उनके घेरे रहती हैं, मक्खी में है ना। चलो कोई बात नहीं, चलिए। तो इसमें एपिकस दे कलेक्ट नेक्टर और पास्चर। ये लोग क्या करते हैं, वो जो हमारे यहाँ पास्चर होगा, जो जिससे वो कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम पास्चर दे कलेक्ट नेक्टर एंड फ्रॉम नेक्टर दे प्रिपेयर हनी। तो पास्चर चरागाह को कहते हैं, और उसमें से वो जो फ्लावर के अंदर है ना, उसको नेक्टर कहेंगे, तो उसको ये ले लेती हैं। देखिए, हनी इज वाइडली यूज्ड। ये हनी क्या है, ये डायबिटीज का पर्सन भी खा सकता है, और ये इसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, और इसके मेडिसिनल यूज भी होते हैं। इवन इसका जो वैक्स है उसके भी मेडिसिनल यूज। तो हनी इज वाइडली यूज्ड and beekeeping is for making it is an agricultural enterprise. Beekeeping needs low investment. It is additional income. अगर आप अपने खेत के किनारे किनारे beekeeping कर रहे हो तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं, बस पैनल लगाने हैं, छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स, उसमें बी अपने आप आ जाएंगी। तुम्हारे यहाँ खेती हो रही है, वो खुद ही पॉलिनेशन कर रही है, नहीं तो तुम्हारे ज़्यादातर लौकी जो है पॉलिनेट ही नहीं हो पाएंगे, गिर जाएंगे। बी कीपिंग से फ़ायदा होता है। तुम बाहर से क्यों बुलाओगे बी को, इंसेक्ट को? तुम्हारी खुद की भी है, तुम्हारे खेत में लौकी के भंडार हो जाएंगे। तुम्हारे जो पॉलेंस हैं वो खुद ही स्टिग्मा पे वो गिरा देंगी। जब वो नेक्टर लेंगे तो उनके पैर में लग जाता है पॉलन, और फिर वही वो क्या करती हैं, स्टिग्मा पे गिरा देती है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन। या तो फिर हाथ से एक एक लोग करते हैं, वो ईयरबड से उसमें से लेके उसमें लगाते हैं, तो उतना सब करने में टीडियस है। बी के ऊपर छोड़ दो, सो इट इज एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, बी कीपिंग तो अपने ही खेत के किनारे किनारे किया जा सकता है। पैनल हमने आपको दिखा देता है पहले, ऐसे बहुत सारे बी कीपिंग जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, वो पहचानते हैं कि किस तरीके से काम लिया जाए, और कुछ ऐसी भी मक्खियाँ हैं। अब ये डिजायरेबल करेक्टर है, विच काइंड ऑफ बी वी शुड यूज। तो हमें ऐसा होगा जो नॉन स्टिंगी होना चाहिए, विच कलेक्ट मोर नेक्टर, तो वो सब हम लिखेंगे कि कौन कौन से होने चाहिए, हमें कैसी बी को कीपिंग करना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी और देखिए, तो दैट इज बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, इट इज यूज्ड एन एडिशनल कॉस्ट। इन एडिशन टू हनी द बी हाइव्स आर यूज्ड ए सोर्स ऑफ वैक्स। बी हाइव्स का मतलब है मधुमक्खी का छत्ता। सो इन एडिशन टू हनी बी हाइव्स, जो हनी निकाल देने के बाद बी हाइव्स बचेगा, हनी को निकाल भी दिया जाता है, तो अगर तुमने नहीं निकाला तो वो सारा खा जाएंगे, तो उनको भगा के निकाला, नहीं तो वो सर्दी के मौसम में खा लेती हैं। सर्दी के मौसम में या किसी भी जो उनका ऐसा मौसम है जब फ्लावर नहीं होता है, तब वो बैठ के शहद खाती हैं, अपने लिए वो करती हैं ऐसा। सो बी हाइव्स आर
गुड सोर्स ऑफ वैक्स, वैक्स जो कि ये वैक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम में आएगा। ओके, यूज इस एडिशनल इनकम के लिए किया जा सकता है। नाउ द लोकल वैरायटी कौन कौन सी हैं, जैसे एपिस, सेरेना, इंडिका, और इसके अलावा इंडियन भी है डोरसाटा, एपिस डोरसाटा, या रॉक भी एपिस फ्लोरा। तो एपिकस भी कह सकते हैं या एपिस भी कह सकते हैं। सो इंडियन में कौन कौन सी है लोकल, एपिस डोरसाटा, एपिस सेरेना, एपिस इंडिका, इंडिका, ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और जबकि बाहर वाली भी कौन सी हैं, एपिस मेलिफेरा, सो इट हैज बीन बॉट, इटालियन वैरायटी है, एक्सोटिक में इटालियन है। एपिस, एपिस को ये लिखा गया है, मेलिफेरा वो ज्यादा शहद इकट्ठा करती है। तो इंक्रीज यील्ड ऑफ दिस इज द वैरायटी कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। इटालियन बी हाइव्स हैज हाई हनी कलेक्शन, दे स्टिंग लेस। तो आपको क्या क्या डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, जैसा कि चंदन ने बताया कि वो काटे नहीं। सो फ्रॉम पास्चर, पास्चर का मतलब है वो जो फ्लोरा है या पास्चर जो खेत है, खेत को ही पास्चर कहेंगे। बी कलेक्ट, ऐसा नहीं है जो फसल भी होगी ना, गेहूं की फसल या किसी की, उसमें फूल आते हैं, उनसे भी ले लेंगे। सरसों की फसल में भी कुछ पीले फूल आते हैं, तो फ्लावर होता है कि नहीं, तो वो ले लेंगे। उनके लिए नहीं कि तुम्हें खुशबूदार फूल ही चाहिए, वो किसी भी फ्लावर से नेक्टर ले लेंगे। सो बी कलेक्ट नेक्टर, और नेक्टर से वो क्या बनाएंगे, एंड प्रिपेयर हनी, ऐसा है। इटालियन बी क्या करेगी, इटालियन बी, मयंक इटालियन बी का नाम बताओ, बोलो। और लोग मेलिफेरा, और इंडिया के 3 बताओ, डोरसाटा, और इंडिका और सेरेना। सो इटालियन बी स्टिंग्स लेस, collects more bee, more honey, वो ज्यादा हनी पैदा करेगी, एंड स्टे, और किसी भी छत्ते में ज्यादा देर भी रहेगी। स्टे इन बी हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। सो इससे बी फॉर्म्स आर नोन एज एपियरीज, बी फॉर्म्स आर कॉल्ड एपियरीज। तो द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पास्चर। जैसा पास्चर होगा या फ्लोरा या पॉलन, तो वैल्यू ऑफ हनी, जैसे कश्मीरी हनी बहुत अच्छा माना जाता है। वैल्यू ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ पास्चर। बात नहीं करो, क्वालिटी ऑफ पास्चर या फ्लावर्स, जिस फ्लावर से वो ले रहे हैं, फ्रॉम विच नेक्टर इज कलेक्टेड, फ्रॉम विच नेक्टर, नेक्टर का मतलब ऐसे अमृत होता है, और पास्चर का मतलब चारागाह, जहाँ गाय भैंस चरती हैं। तो नेक्टर इज कलेक्टेड। अब ये देखिए, इन एडिशन टू एडिकेट क्वांटिटी ऑफ पास्चर द काइंड ऑफ फ्लावर्स विल डिटरमाइन, कैसा फूल है वो भी तो पता करेगा कि कैसा हनी बनेगा। अच्छा फूल होगा तो अच्छा हनी बनेगा। ओके
First is in-text questions. First is, what are the desirable characters of bee variety suitable for honey production? हम किस प्रकार की बी को चुने जो हमें हनी के लिए करनी है? So now the desirable characters are पहली बात है they should stingless and produce more honey. Produce more pollen. they is produce more money. Honey is money. उसी को बेच लो. तीसरा चीज है Produce more pollen. पॉलन वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं. पॉलन, ये पॉलन है इसी में, और ये बीच में क्या है, दैट इज कार्पेल. तो बी इसी पे बैठेगी, High quality तो इसी पे बैठेगी तो इसके पैर में ये लग जाएगा. ठीक है कि नहीं? तो ये बी है, और ये इसमें स्मेल रहती है इसके स्टिग्मा पे, ये कार्पेल है. तो उसमें से ये चूसती है रस, लेकिन पैर से इसके पॉलेंस नहीं होते. येलो कलर की गुड़हल का पेड़ देखा है कि नहीं, फूल, तो कुछ पॉलेंस होते हैं, तो वो इसके में बहुत सारे. एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की चारों तरफ बहुत सारे पॉलेंस रहेंगे, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उन्हीं में तो पॉलन है. तो पॉलन से उनको ज़्यादा मतलब नहीं है, तो उनको तो सिर्फ नेक्टर यहाँ से पीना. अच्छा, स्टे इन बी हाइव फॉर लॉन्गर पीरियड. इन बी हाइव फॉर longer period and breed well. रानी मधुमक्खी ज्यादा अंडे देती हो तो प्रोड्यूस मोर हनी एंड वैक्स मिलेगी. ये चीज है. व्हाट इज द पास्चरेज? पास्चर क्या होता है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन. सो पास्चरेज इज the availability of flower for nectar. फ्लावर है, ये पूरा फ्लावर है, तो फ्लावर की कैसा फ्लावर है, और उसके ये पेटल्स हैं, ये क्या है, पंखड़ी है. इस पूरे फ्लावर को पास्चर कहेंगे, और इसके ऊपर जो है ये नेक्टर कहलाएगा. इसके ऊपर की चीज क्या है, ये नेक्टर, और जो ये फ्लावर है यही पास्चर समझो. ठीक है, फ्लावर है जो क्वालिटी जिससे वो ले रहा है, कुछ ना कुछ है उसमें, उसी को पास्चर करेंगे. सो दैट इज पास्चरेज इज, पास्चर क्या होता है? नाउ पास्चर of flora is the type of pasture of, ये देखो, flora is type of crop. कौन सा क्रॉप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. from which bee collects nectar. bee collects nectar. तो वो फ्लोरा कौन सा है, इसको तो पास्चर कहेंगे. ठीक है. it affects the quality and quantity of honey. It affects इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ हनी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आलमंड हनी ऑफ कश्मीर इज वेरी टेस्टी. क्यों? मतलब जो आलमंड हनी है, कश्मीरी हनी का नाम आलमंड हनी है. क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखोगे तो कई तरीके के अलग अलग फ्लावर्स आते हैं ना. वो कौन सा है, फरवरी के मंथ में, तो कौन सी, लिली के और वो ल्यूटिस कौन सा फूल कहलाता है. तो अलग अलग डिफरेंट बड़े बड़े बल्ब टाइप फ्लावर्स आते हैं. ठीक है. तो दोज आर द फ्लावर, उनसे ये कलेक्ट करती हैं पास्चर, नेक्टर कलेक्ट करती हैं. तो नेक्टर ऑटोफिल होता रहता है. ऑटोफिल, ये जो नेक्टर है ना,
ये नेक्टर में जो स्मेल है इससे कीमोट्रोपिज्म होता है, इससे पॉलन अपने आप इसी पे गिर जाता है इसकी स्मेल से। जैसे एक बी ने नेक्टर, एक फ्लावर का नेक्टर पी के खत्म कर दिया तो इट इज ए स्टिकी, ये जो इसके ऊपर का स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, तो यहाँ पर अपने आप एक अरोमा निकलती रहती है, तो वो जो अरोमा है उसी से पॉलन उस पर गिर जाता है और फिर उसमें से ट्यूब निकलती है, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो वो नेक्टर वो रहता ही है, स्टिकी होता खत्म नहीं है, होता। खत्म थोड़ा थोड़ा रहता होगा, ऐसा नहीं कि खत्म नहीं होता होगा, तो फिर आएगा धीरे धीरे जनरेट होता रहता है, जनरेट होगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। सो इट अफेक्ट्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ हनी। फॉर एग्जांपल कश्मीर का कौन सा हनी है? आलमंड हनी ऑफ कश्मीरी बी, तो इज नोन फॉर इट्स टेस्ट। एग्जांपल है आलमंड हनी ऑफ कश्मीर is known for taste। इतना ही रखिए। साउंड चैप्टर बचा हुआ है। हाँ हाँ वेलकम।